अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, इंडिया ने अपना जो चैंपियन ट्रॉफी के लिए 15 मेंबर स्क्वाड अनाउंस किया। आज हम उसके ऊपर बात करेंगे और मैं ये समझता हूँ कि इंडिया ने ये जो स्क्वाड अनाउंस किया है, देखने में पेपर पर ये बड़ा ज़बरदस्त स्क्वाड लगता है, लेकिन अगर हम इसका इन डेप्थ एनालिसिस करें तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर काफ़ी फ्लॉज नज़र आते हैं मुझे, जो आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे, स्टैट्स के साथ रखेंगे। और आप भी, मुझे उम्मीद है कि जब उन स्टैट्स को देखेंगे तो आप हमसे एग्री करेंगे, क्योंकि देखिए इंडिया ने एक तो काफ़ी लंबे टाइम से जो है ओडीआई नहीं खेले, और लास्ट जो इंडिया की जो असाइनमेंट थी ओडीआई की वो श्रीलंका में थी, और वहाँ पर बड़ी बुरी इंडिया को डिफीट हुई थी, और यही मिले जुले लड़के वहाँ पर अवेलेबल थे। तो उसके बावजूद जो है वो सारे लड़के अनाउंस होते हैं और उनको भेजा जाता है, और इन पर वैसे ही बीजीटी हारने के बाद एक अलग से प्रेशर भी है। चंद ही चेंजिंग उसमें से की गई हैं। तो मेरे साथ हमजा है और आमिर है, तो मैं हमजा से गुफ्तगू का आगाज़ करूंगा, उससे पूछूंगा कि भाई आप इस स्क्वाड को कैसे देखते हैं कि जो इंडिया ने कल 15 मेंबर स्क्वाड अपना अनाउंस कर दिया है। जैसे कि अब चैंपियन ट्रॉफी करीब है, तो इसको स्क्वाड को आप कैसे देखते हैं कि अच्छा स्क्वाड है, इसके अंदर कुछ चेंजिंग होनी चाहिए थी, या आप समझते हैं कि नहीं ये ठीक है, जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे उनमें से ये बेस्ट स्क्वाड है? नो डाउट ये एक बैलेंस स्काउट उन्होंने दिया, और हम बार बार बात करते हैं कि 2023 के वर्ल्ड कप में ये तमाम खिलाड़ी शामिल थे। इसमें 2 या 3 खिलाड़ी नहीं थे, जैसे कि अर्शदीप सिंह का इंक्लूजन किया, वशिंगटन सुंदर का इंक्लूजन किया, क्योंकि अश्विन जो है वो रिटायर हो चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से। और उसके बाद बैट्समैन यही थे, शुभमान गिल ओपनर पे थे जब भी वाइस कैप्टन थे वर्ल्ड कप में, और उसके बाद रोहित शर्मा थे, उनके साथ वन डाउन पोजीशन में विराट कोहली थे, श्री सैयद थे, KL राहुल थे, ऋषभ पैंट जो थे जब उनको एक्सीडेंट हुआ था उनका जब नहीं थे टीम में, इसलिए उनका इंक्लूजन किया गया ऋषभ पैंट का, जैसा कि 2024 के T20 वर्ल्ड कप में उनको शामिल किया गया। तो आप देखिए कोई एरिया इंडिया का ऐसा कोई इतना वीक नजर नहीं आता। अगर स्पिनर की बात कर ले तो उसमें जडेजा उधर भी खेले थे 2023 के वर्ल्ड कप में, जडेजा और कुलदीप यादव इन दोनों ने बड़ी शानदार बॉलिंग की थी। उसके बाद अक्षर पटेल भी खेले, वो स्काउट में वैसे शामिल थे, पवेलियन में बैठे हुए थे। वशिंगटन सुंदर का इंक्लूजन हुआ है कि इनको राइट आर्म ऑफ ब्रेक के तौर पर शामिल किया गया है। अब ये देखना है, या तो इंडिया किसी मैच में ये भी कर सकता है कि जडेजा या अक्षर पटेल नहीं परफॉर्म करते, तो वशिंगटन सुंदर को भी चांस दे सकता है कि राइट आर्म ऑफ ब्रेक और एक जो हो जाए आपके लेफ्ट आर्म ऑर्थर और कुलदीप यादव, चाइना मैन जो है। उसके बाद फास्ट बॉलिंग में ये होता है कि एक फास्ट बॉलर ये ऐड कर सकते थे, वो उसमें आप अवेश खान को ले सकते हैं, सिराज को नहीं आपने लेना कि उन्होंने पांचों टेस्ट मैच में 10 इनिंग में बड़ी बॉल की, या कुछ वो इंजरी का शिकार भी लगे 1-2 टेस्टों में, तो शायद उनको आपने लेफ्ट आउट किया, तो उनकी जगह मुकेश कुमार को रख सकते थे, अवेश खान को रख सकते थे, एक फास्ट बॉलर ऐड कर सकते थे, और वशिंगटन सुंदर को या तो बाहर बैठा देते, या अक्षर पटेल को, जब आपने मुश्किल लगता है कि अक्षर पटेल की प्लेइंग 11 में जगह बने। और नो डाउट के 2024 के वर्ल्ड कप में जो है इन्होंने जडेजा के ऊपर उनको तरजीह दी अक्षर पटेल को, और उन्होंने फाइनल में डिलीवर भी करके दिया। तो ये एक बैलेंस अकाउंट नजर आता है। बस ये है कि खासतौर पे इंडिया के जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है वो भी आउट ऑफ फॉर्म है, जिसमें रोहित शर्मा काफ़ी अरसे से जो है टेस्ट में उनकी कारकर्दगी बिल्कुल ही निचले लेवल पे चली गई है। शुभमान गिल भी कुछ खातिर का परफॉर्म नहीं कर रहे, पर मेरा ये कहना है कि बुमराह के 100% फिट होने की वजह से इसलिए उनको वाइस कैप्टनसी दी गई है, वरना नो डाउट कि बुमराह वाइस कैप्टन होते और शुभमान गिल वैसे टीम में शामिल होते, तो फिर उनके पे ये होता कि अगर वो एक मैच में ना भी चलते तो जयसवाल को प्रेफर किया जा सकता था। पर अभी भी जयसवाल को प्रेशर किया जा सकता है कि अगर मिसाल के तौर पर बुमराह जो है सेकंड मैच में पाकिस्तान के अवेलेबल हो जाते हैं, तो वो बुमराह के साथ चले जाएं, वाइस कैप्टन बुमराह करें और जयसवाल ओपनिंग कर। अच्छा, ये मैं नहीं समझता कि वाइस कैप्टनसी का इतना इशू होता है। वो तो देखें, जब उन्होंने बीजीटी में फाइनल लास्ट टेस्ट मैच में रोहित शर्मा को बाहर बिठा हाँ दिया जी। और कैप्टनसी की बुमराह ने, तो वो नहीं फर्क पड़ता। असल चीज़ ये है कि आपने शुभमान गिल को प्रेफर किया है, यानी कि एज अ वाइस कैप्टन। अब उसके ऊपर ज़ाहिर है आमिर से भी ओपिनियन लेंगे, लेकिन मैं जिन चीज़ों पर अभी बात अगर करूँ कि मैं स्क्वाड की, अगर एक दफ़ा 15 मेंबर स्क्वाड आप लोगों के दोनों के सामने रख दूँ, ज़ाहिर है आप ऐसे अवेयर ही हैं कि भाई टॉप ऑफ द ऑर्डर जो है वो रोहित शर्मा और शुभमान गिल है, उसके बाद जयसवाल है, और यानी कि ये तीन है ओपनिंग स्लॉट के लिए। अगर मिडल ऑर्डर में देखें तो वन डाउन के लिए जो है वो विराट कोहली है। इसके अलावा जो और दूसरे प्लेयर दिए गए उनमें श्री सैयद, KL राहुल है और ऋषभ पंत है। अब इन लड़कों के अलावा अगर आप देखें तो 4 स्पिनर लिए गए इंडिया ने, एक ऑलराउंडर लिया हार्दिक पांड्या, उसके अलावा अक्षर पटेल है, ठीक है, वशिंगटन सुंदर है, जडेजा है, और कुलदीप यादव एक चाइनामैन स्पिनर है, और फास्ट बॉलिंग में बुमराह है। उसके अलावा आप देखें कि मोहम्मद शामी है, अर्शदीप सिंह है। तो इंडिया ने ये स्क्वाड जो है वो अपना अनाउंस किया है। तो आप हमजा की बात से एग्री करते हैं कि यानी कि ये जो इंडिया ने स्क्वाड अनाउंस किया, इससे बेहतर स्क्वाड नहीं हो सकता था, ये एक बेहतर स्क्वाड इंडिया ने अनाउंस किया है? नहीं, इससे बेहतर स्काउट हो सकता था। मैं अगर बात करूं, अगर हम स्टार्ट करें इनके स्काउट से, बॉलिंग से स्टार्ट करें अगर इनकी हम, तो बॉलिंग में अगर देखा जाए तो 3 पेसर अनाउंस किए हैं इन्होंने, ठीक है, शामी, अर्शदीप और जसप्रीत बुमराह।
जबकि जसप्रीत बुमराह के अभी तक ये जो इनसे मुतल्लिक खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि ग्रुप स्टेज के मैचेस पे भी हो सकता है वो ना अलाउ से नॉकआउट स्टेज पे जाके वो अवेलेबल हो इंडिया को। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ को देखते हुए इंडिया को एक फास्ट ओवर रखना चाहिए था, चाहे वो मुकेश कुमार होते, चाहे वो प्रसिद्ध कृष्णा होते या अवेश खान होते, जिन्हें आप पिछले अरसे से खिला रहे थे, उन्हें टीम में जगह मिलनी चाहिए थी। ठीक है, अफ्रीका के टूर पे आप लेके गए थे तो आपने उन्हें नहीं लिया। ठीक है, दूसरी चीज़ ये तो हो गया जसप्रीत बुमराह का कि अगर वो अवेलेबल नहीं होते तो एक फास्ट का एक्स्ट्रा अनाउंस करना लाजमी था। और किसकी जगह करना चाहिए था वो मैं ये कहूँगा, आपने 4 स्पिनर अनाउंस कर दिए यार। आपने वाशिंगटन सुंदर अनाउंस कर दिया, रविंद्र जडेजा अनाउंस कर दिया, अक्षर पटेल और चौथे कुलदीप यादव। मेरे ख्याल से रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव ये 2 अनाउंस होने चाहिए थे। ठीक है, तीसरा या तो रवि बिश्नोई या चक्रवर्ती, इन दोनों में से कोई और अनाउंस होना चाहिए था। ठीक है, आपने सारे ऑलराउंडर ही लेके जाने हैं मतलब वहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा अगर आप, और एक जो मैंने मिस किया है वो इसलिए कि उसकी जगह कोई एक फास्ट इंक्लूड होना चाहिए था। ठीक है, ऊपर से अगर बैटिंग में आ जाए ना, तो बैटिंग में मुझे ये लगता है कि शुभमन गिल, आपने वाइस कैप्टन का नाम दे के ना उन्हें ये कहा है सारों को यार ये लाजमी खेलेगा। ठीक है, ये लाजमी कैसे खेलेगा? लास्ट 10 इनिंग्सों में सिर्फ इनकी 2 फिफ्टियाँ आई हैं। ठीक है, वो भी वर्ल्ड कप में, उसके बाद इनकी कोई इनिंग्स में 50 नहीं आई। ठीक है, और लंका के खिलाफ जो परफॉर्मेंस रही पूरी टीम की, एक रोहित शर्मा ने ऊपर से टॉप ऑफ द ऑर्डर आके 50s की, वरना 220 नहीं चेज हो पा रहा आपसे तीनों वनडों में। ठीक है, तो आपने फिर वो ये अनाउंस कर दी टीम, इसकी जगह पे आप करुण नायर अनाउंस कर सकते थे लड़का। विजय हजारा में 750 रन बनाया उसने 9 या 10 मैचों में। ठीक है, तो सही है। मतलब वो प्रॉपर प्लेयर है। जब उसे आपने टेस्ट में चांस दिया था तब भी उसने 300 प्लस स्कोर किया था एक इनिंग्स में, तो आप चांस ही नहीं देना चाह रहे। और दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा, श्रेयस अय्यर, उसका क्या कसूर था आपने बाहर निकाला था उसे? उसने 10 इनिंग्सों में, लास्ट 10 इनिंग्सों में 5 फिफ्टियाँ बनाई हैं जिसमें से 200 हैं उसके। ठीक है, आपने उसे सिर्फ एक ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स पे बाहर कर दिया था जो फाइनल में खेली उसने, उसके बाद उसे आप दोबारा अनाउंस कर रहे हैं चैंपियन ट्रॉफी में 1.5 साल बाद। मतलब उसका क्या कसूर था? आपने, आप ये बताएं ना, आपने जो वनडे खेले आपने अपने उसे अनाउंस ही नहीं किया उसके अंदर, आपने उसे बाहर बैठा दिया। परफॉर्मेंस तो फिर इस तरह क्या कहते हैं फाइनल में किसी की भी अच्छी नहीं रही, तो सारों को बाहर बैठा देते। फिर उसको आप 1.5 साल बाद ला रहे हैं इंटरनेशनल टीम में और डायरेक्ट चैंपियन ट्रॉफी के लिए, तो वो क्या परफॉर्म करता है ये तो अब डिपेंड करता है ऑन द डे वो क्या खेलेगा। ठीक है, मेरे ख्याल से इसके साथ ज्यादती थी। ठीक है, और रही अगर बात मैं करूं संजू सैमसन की, तो जिस तरह की फॉर्म संजू सैमसन की और तिलक वर्मा की जा रही है, गिल को बाहर करके मेरे ख्याल से उनमें से किसी एक को एंटर करना चाहिए था। जिस तरह की शानदार फॉर्म में वो हैं, जिस तरह से उन्होंने अफ्रीका में खेला और क्या कहते हैं जिम्बाब्वे में खेल के आए, वो इतनी शानदार परफॉर्मेंस है और आप फिर उसे अनाउंस नहीं कर रहे, तो मेरे ख्याल से तो ये जगह जो है ख़राब है इंडिया की। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काम की ज़रूरत थी। इंडिया ने वही पुराना स्काउट अनाउंस कर दिया, वो इंडिया में था, आपको पता है इंडिया में आप खेल लेते हैं जैसी भी टीम हो आपकी। यहाँ आप दुबई में खेल रहे हैं, आप दुबई में अपने स्टैट्स तो उठा के देखेंगे कितनी घटिया परफॉर्मेंस है आपकी दुबई में। आपने फिर वही लड़के अनाउंस कर दिए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अगर बुमराह बाहर हुआ तो इंडिया क्वालिफाई भी कर सकेगा सेमीफाइनल के लिए। अच्छा, बात यह है कि हमें ने बड़ी ज़बरदस्त कंप्रीहेंसिवली एक्सप्लेन की हैं चीज़ें, तो बात तो ठीक की है उन्होंने कि जिस तरीके से उन्होंने टॉप ऑफ द ऑर्डर स्टैट शेयर की है। और अभी देखें आप केएल राहुल को, अगर आप देखें केएल राहुल के खातिर खा कोई नंबर नहीं है, ठीक है, लेकिन आपने उनको जो है अनाउंस किया है। चले, आप बात यह है कि सारी टीम तो नहीं बदली जा सकती, मोस्टली तो स्क्वाड ये 15 मेंबर है खेल रहे हैं, ये 15 ही खेल रहे थे, एक दो एक फास्ट इंक्लूड हो सकता था स्पिनर में से कम करके। ठीक है, और इसके अलावा टॉप ऑफ द ऑर्डर 1 या 2 बैट्समैन कम होकर उनकी जगह संजू सैमसन या तिलक वर्मा में से कोई एंट्री हो सकती थी। ठीक है, लेकिन आपने ये अनाउंस नहीं की है। अब जो है ज़ाहिर है आपके सामने चैंपियन ट्रॉफी है, आपको क्या लगता है कि ये जो स्क्वाड इंडिया ने अनाउंस किया है इसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि यानी कि ये चैंपियन ट्रॉफी की नॉकआउट स्टेज पे क्वालिफाई कर जाएगा? नहीं, आप देखें ना, आपने जैसे बात की शरीफ अय्यर की, पर शरीफ अय्यर को आपको याद हो श्रीलंका में ये खेले थे, ये भी अच्छा। उधर ये भी स्ट्रगल करते हुए नजर आए हमें, क्योंकि तीनों मैचों में जो है ये खेले, 2 में तो लाजमी खेले और स्पिनर के खिलाफ वाज़ेह तौर पर स्ट्रगल हुए, बड़ी इन्होंने अजीब शॉट खेले जिसकी वजह से ये आउट हुए। उसके बाद तो किसी वनडे हुए नहीं, खासतौर पर किसी टीम के भी नहीं हुए, खाली इंडिया के क्या। अब ये वनडे खेलेंगे जो नेक्स्ट मंथ फरवरी में इंग्लैंड के खिलाफ 3 ओडीआई इन्होंने खेलने चैंपियन ट्रॉफी से पहले, तो फिर इन लड़कों का पता चलेगा। वरना उस स्क्वाड में हार्दिक पांड्या भी थे, जडेजा नहीं थे मेरे ख्याल से, शरीफ अय्यर भी थे, शुभमान गिल भी थे, सारे थे ही, तो नो डाउट उधर नहीं चले थे।
के राहुल भी एक आधा मैच में खेले थे उधर। तो उसके बाद नो डाउट कि बॉलिंग में एक फास्ट बॉलर होना चाहिए था, पर मेरा ये कहना है कि ये बेटर अगर तो इनकी थोड़ी सी फॉर्म आ जाती है ओडीआई में इंग्लैंड के खिलाफ तो दुबई में बेहतर खेलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि दुबई में इन्होंने T20 वर्ल्ड कप खेला था, उसमें नो डाउट कि बहुत पुअर परफॉर्मेंस आई थी कि एक तो ड्यू फैक्टर था, ऊपर से जब टॉस आप हार जाते थे फर्स्ट टाइम बॉल एक्सीलेंट निकलता था, सेकंड टाइम जो है आपके बॉलर तो तमाम टीम्स के जो है बेबस नजर आते थे। ओडीआई फॉर्मेट इन्होंने इतना इंडिया ने नहीं खेला दुबई में, तो आप देखें ये जब लॉन्ग फॉर्मेट खेलेंगे खास में 50 ओवर मैच तो बेहतर परफॉर्म करेंगे, क्योंकि इसमें आपका अगर शुरू में एक दो विकेट गिर भी जाए तो आपको संभलने का मौका मिल जाता है, तो ये बेहतर है। असल में बात पता क्या है, वो ये है कि आप ठीक कह रहे हैं कि मतलब अगर लड़के रन्स करेंगे तो देखने में तो सारे लड़के यानी कि वो हैं जिनके बड़े बड़े नाम हैं, इनके स्टैट्स हैं, इन्होंने बेशुमार दफ़ा परफॉर्म करके दिया हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं। विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, केएल राहुल हो, श्रेयस अय्यर हो। असल में प्रॉब्लम ये है कि अब प्रीवियस कुछ टाइम से यानी कि 6 मंथ से कह लें या 1 ईयर से कह लें, इन लड़कों की जो फॉर्म है वो बड़ी पुअर चल रही है। और इसके साथ साथ आप देखें टीम इंडिया की यानी कि ऑन दी होल फॉर्म बड़ी पुअर चल रही है। आप देखें अपने मुल्क में आप 3-0 हार जाते हैं न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज, श्रीलंका से श्रीलंका में 3-0 आप ओडीआई हार जाते हैं, एक टाई हुए ठीक है, एक टाई हो जाता है, 2-0 से हार जाते हैं आप। इसी तरीके से आप देखें कि आप ऑस्ट्रेलिया में 3-1 बीजीटी हार जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी इंडिकेशन कर रही है कि इसका मतलब है कहीं ना कुछ प्रॉब्लम है। और अभी भी जो चीज़ सामने आ रही है वो ये है कि अगर आप जो स्क्वाड आपने अनाउंस किया है, अब ये स्क्वाड पर ज़ाहिर है आप इसी में से प्लेइंग 11 सेलेक्ट करेंगे, तो ज़ाहिर है जब शुभमन गिल वाइस कैप्टन है तो डेफिनेटली वो टीम का हिस्सा होंगे। और जायसवाल को ज़ाहिर है पहले मैच में तो किसी सूरत भी चांस नहीं मिलेगा, हो सकता है दूसरे तीसरे में चांस मिल जाए, क्योंकि आप मिडिल ऑर्डर में ज़ाहिर है श्रेयस अय्यर है, विराट कोहली है, केएल राहुल है। अब ये भी देखना है कि केएल राहुल और ऋषभ पंत इन दोनों में से आप किन्हें खिलाते हैं। देखिए अगर पंत को देखा जाए, पंत ने वो शॉट्स खेलते हैं T20 में ज़बरदस्त है, लेकिन एक तो वो बड़े लंबे अरसे से ओडीआई खेले नहीं है, और दूसरा उनका जो यानी कि आईसीसी इवेंट्स है ना उसमें उनकी कोई खातिर खा, जितने भी इवेंट उन्होंने खेले कोई खातिर खा उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। सही है। मेरा तो ये मानना है कि टॉप ऑफ द ऑर्डर जो है ना पहले स्टार्ट से ही पहले मैच से इन्हें जायसवाल को ओपनिंग करवानी चाहिए। ठीक है, आप एक अरसे से जायसवाल के साथ जा रहे हैं, मतलब वनडे में ठीक है नहीं आप खिलाया उन्हें, लेकिन टेस्ट में आप खिला रहे हैं उन्हें, लगातार ओपनिंग करवा रहे हैं। रोहित शर्मा का और उसका पेयर भी है एक किस्म का, तो मेरे ख्याल से इन दोनों को ओपनिंग पे जाना चाहिए। और अगर गिल को खिलाना है तो आप गिल को वन डाउन खिला लें। ठीक और है, देखिए आपके पास अभी इंग्लैंड की सीरीज है, आप उसमें चेक कर सकते हैं ओडीआई में जो है जायसवाल से ओपनिंग करवाएं, उन्हें यानी कि उसमें मौका दें और फिर चेक करके आप उन्हें जो है आगे ले जा सकते हैं। और विकेट कीपिंग की बात करें अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से तो केएल राहुल जाएंगे, वो पेंट नहीं खेलेंगे जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि केएल राहुल की अगर आप प्रीवियस परफॉर्मेंस देखें ना वर्ल्ड कप में, तो वो बहुत ज़्यादा रिलाय करते हैं रोहित शर्मा उनके ऊपर, बहुत ज़्यादा। आपने देखा होगा कोई भी डिसीजन हो, कोई भी मतलब सिचुएशन हो, वो जाते हो केएल राहुल के पास ही कि यार क्या करना है। तो मेरे ख्याल से वो केएल राहुल के साथ जाएंगे, उनका केएल राहुल के साथ बड़ा अच्छा एक ताल्लुक भी है, कॉम्बिनेशन भी बड़ा अच्छा बनता है उन दोनों का। तो मेरे ख्याल से वो केएल राहुल को ही सिलेक्ट करेंगे पहले एक दो मैचेस के लिए, अगर ना परफॉर्म किया तो नेक्स्ट में शायद ऋषभ पंत आए। और सबसे बड़ी बात जिस चीज़ की तरफ मेरा आपको पॉइंट आउट करना है वो ये है कि देखें आपने स्क्वाड अनाउंस किया है ठीक है, लेकिन आप देखें कि रोहित शर्मा को आप कैप्टनसी यानी कि आपने दी है चैंपियन ट्रॉफी की कि ओडीआई में आप कैप्टन यानी कैप्टनसी करें। अब जो प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड रोहित शर्मा का रहा है वो बड़ा बुरा रहा है। आप देखें जो टेस्ट मैचेस में जिस तरीके की उनकी फॉर्म है और जिस तरीके से वो कैप्टनसी में यानी कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो अब एक दफ़ा फिर चैंपियन ट्रॉफी में आपको नहीं लगता अंडर प्रेशर होंगे? नो डाउट अंडर प्रेशर होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, पर बात यह है कि चैंपियन ओडीआई में उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। आप देखिए उसके बाद एक सीरीज हुई सिंगल हैंडेड वो श्रीलंका में कि उधर उनको डिफीट हुई, या तो और भी सीरीज खेलते 3-4 खेलते और तीनों में डिफीट हुई तो फिर तो उनके ऊपर दाग ज़्यादा लगता कि नहीं यार इनसे वनडे में भी इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क ज़्यादा है। क्योंकि आप देखिए 2023 के वर्ल्ड कप में उन्होंने फाइनल खिलाया टीम को और कोई मैच नहीं हारे, विदाउट लूजिंग का मैच आप फाइनल में खेले जाके। ठीक है उधर जाके आपको डिफीट हुई, वन साइडेड थी डिफीट, क्योंकि जस्ट 3 से 4 आउट हुए ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने 250 आराम से जो है रन चेज डाउन कर लिया। तो इसलिए उसके बाद खासतौर पर रोहित शर्मा ने 2024 का वर्ल्ड कप जितवा के दिया। तो T20 और ओडीआई फॉर्मेट आप देख लें कि है तो तेज गेम ही ना, कि बस वो 20 ओवर्स गेम होती है, ये 50 ओवर होती है,
तो इसलिए उनको एक और चांस दिया गया कि ठीक है जी, इनको कैप्टनसी देते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा पर कोई प्रेशर होगा चैंपियन ट्रॉफी में, या वो इजी खेलेंगे कि ठीक है जी मैंने बैक पर इतनी परफॉर्मेंसेस दी हैं, मैंने जिस तरह हमजा ने मेंशन किया कि 2023 के वर्ल्ड कप में हम फाइनल में लेके गए बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर, उसके बाद फिर जो है हम 2024 का वर्ल्ड कप हमने जीता, तो वो इस माइंडसेट से जाएंगे, या जो प्रीवियस में उन्होंने इतनी ज़्यादा जो उन्होंने डिफीट फेस की है, या उनकी जो पुअर फॉर्म रही है पूरे साल में कि 10 की एवरेज से ज़्यादा से वो रन नहीं कर सके? देखिए 50 ओवर गेम में उनकी परफॉर्मेंस तो नो डाउट बड़ी ज़बरदस्त रही है। जो सीरीज़ वो हारे लंका से उसमें भी उन्होंने रन्स किया, ठीक है। लेकिन जो प्रीवियस परफॉर्मेंस है उनकी टेस्ट में, ठीक है, उसको लेके वो ज़ाहिर है लाजमी सी बात है थोड़ा सा परेशान लाजमी होंगे, और वो पूरे तैयारी के साथ जाएंगे। उन्हें भी पता है कि ये, मेरा ख्याल है रोहित शर्मा के लिए ये लास्ट चांस होगा। अगर वो ये चैंपियन ट्रॉफी में परफॉर्म नहीं ना करते तो बस फिर उसके बाद मेरे ख्याल से उन्हें कैप्टनसी से भी हटा दिया जाएगा और टीम में भी जगह नहीं बनेगी उनकी। तो मेरे ख्याल से तो वो पूरा तैयारी के साथ जाएंगे और परफॉर्म करके देंगे, और क्योंकि उनकी फेवरेट गेम है वनडे, ठीक है, वो उसमें परफॉर्म भी करते हैं और पूरे वो कह लेंगे अपने तरीके से खेलते हैं जिस तरह उनका खेलने का तरीका है। तो मेरे ख्याल से परफॉर्म वो करेंगे, लेकिन प्रेशर तो होगा कहीं ना कहीं उन पर लाजमी। और इसकी एक रीज़न भी है ना कि आप देखेंगे रोहित शर्मा ने कल अनाउंस कर दिया कि जी मैं रणजी जो मुंबई के कप होगा, अभी रिसेंट होगा 1-2 महीने बाद, चैंपियन ट्रॉफी से पहले ही होगा मेरे ख्याल से, 1-2 मैचेस होंगे, तो उसमें ये खेलेंगे और इनमें अच्छा। सारे नजर आएंगे मेरे ख्याल। जडेजा भी, उन्होंने भी अपना कह दिया कि जी मैं भी जो अपनी मेरी साइड टीम है उसकी तरफ से मैं खेलता हुआ दिखाई दूंगा, तो इसलिए ये भरपूर तैयारी के साथ जाएंगे। अच्छा, विराट कोहली को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अगर रोहित शर्मा की फॉर्म पुअर है तो विराट कोहली की तो ओडीआई में भी कोई खातिर खा फॉर्म नहीं रही। 2023 के वर्ल्ड कप में उन्होंने रन जरूर किए थे, उससे पीछे भी वो फ्लॉप चल रहे थे, उसके बाद भी वो फ्लॉप ही चल रहे हैं, यानी कि उनकी कोई इक्का दुक्का परफॉर्मेंस आ जाती है 8-10 मैचेस में, अदरवाइज वो फ्लॉप ही है। तो उनको आप कैसे देखते हैं कि मतलब वो उनके लिए भी ये चैंपियन ट्रॉफी मैं समझता हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है? अच्छा, उनके लिए तो मैं ये समझ रहा हूँ कि 2023 के वर्ल्ड कप के बाद उनको तो मतलब एशिया में खेल रहे हैं या दुबई में खेल रहे हैं, तो फास्ट की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती उनके लिए टीम को। वो स्पिनर से ही आउट हो रहे हैं, लगातार स्पिनर से आउट हो रहे हैं वो। मतलब आपने देखा न्यूजीलैंड की 6 इनिंग्सों में, 6 की 6 इनिंग्सों में वो स्पिनर से गए। फिर लंका में जो वनडे हुआ, तीनों इनिंग्सों में वो स्पिनर के हाथ से गए। इस तरह और मैचों में वो स्पिनर के हाथ से जा रहे हैं, तो मतलब उनके लिए तो स्पिनर पूरी तैयारी के साथ आएगा। सीधी सी बात है, आपको पता है सेंटर नहीं खेलने देता कोहली को, और वादे नज़र आता है सेंटर में जब गेंद करा रहा हो तो कोहली पजल होता है। तो जाहिर है वो तो पूरी तैयारी के साथ आएंगे। कोहली को अगर खेलना है तो कोहली को अपने स्पिन डिपार्टमेंट जो है उसको बेहतर करना होगा, अपने बेहतर खेलना होगा, स्पिन को समझ के खेलना होगा। इस तरह ऊट पटांग छाटे मारोगे तो आप कभी भी नहीं खेल सकते स्पिन को, दुबई में खास तौर पे। अच्छा, वो अब ये है कि ज़ाहिर है रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा हाँ डिपेंड जी, करती नो है डाउट इंडिया। है, और नो डाउट, कोई ज़ाहिर बात है जब ये दोनों होते हैं, अगर रन्स करेंगे तो इंडिया के जीतने के नहीं। हाँ चांसेस जी, बढ़ जाएंगे। लेकिन अब अगर हम बात करें जसप्रीत बुमराह की फिटनेस पे, कि देखिए जो अभी तक न्यूज़ आ रही है उसमें कोई भी एक क्लैरिटी से नहीं आ रहा कि जी जसप्रीत बुमराह जो है फर्स्ट मैच से ही अवेलेबल होंगे। कोई कह रहा है सेकंड मैच में आ जाएंगे, कोई कह रहा है कि नहीं जो ग्रुप स्टेज है उसमें अवेलेबल नहीं होंगे, नॉकआउट स्टेज पर अवेलेबल होंगे। तो बात यह है कि ग्रुप स्टेज से आप नॉकआउट स्टेज पे जाएंगे हाँ तो जी, फिर ही खेलेंगे ना। नहीं एक आधा और मैच तो उसके खेलेंगे लिए ये, नो आपको डाउट। बुमराह का होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप बुमराह की फिटनेस को, उनका टीम में खेलना ना खेलना, इसको सारे को कैसे देखते हैं? नहीं नहीं, ज़्यादा जहाँ तक कि बुमराह को जब रखा है, या तो अगर वो इतने फिट ना होते, मिसाल के तौर पर आप देखे आज पाकिस्तान सैम अयूब है, उनको डॉक्टरों ने कहा कि इनको सर्जरी की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही हो जाएंगे रिकवर, आस्ता आस्ता पाँव पे वजन डालेंगे और रिकवर हो जाएंगे। और इसलिए पीसीबी ने उनको जो प्रिलिमिनरी स्काउट दिया उसमें शामिल भी कर लिया सैम अयूब को। तो इन्होंने अपने 15 मेंबर स्क्वाड में शामिल कर लिया। 15 मेंबर से कम तो स्काउट्स आईसीसी सबमिट नहीं करता। ये इंडिया का फाइनल स्क्वाड है जो उन्होंने कल ही अनाउंस कर दिया है 18 जनवरी को। तो इसलिए इंडिया ने, इसलिए उनको लगता है कि अगर पहले मैच में ना भी अवेलेबल हो, क्योंकि आपको पता है कि अभी वो इंग्लैंड के खिलाफ भी हमें खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे, तो ज़्यादा जहाँ तक अगर बांग्लादेश के खिलाफ वो नहीं प्रेफर करेंगे, उनको पता है बांग्लादेश के खिलाफ हम मैच ऐसे भी जीत सकते हैं विदाउट बुमराह भी। तो पाकिस्तान के खिलाफ एक ऐसा मैच है कि अगर उसमें बुमराह को डालेंगे, अगर ज़्यादा चांस है कि 80% चांस है बुमराह खेलेंगे पाकिस्तान के मैच में। अच्छा, आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? क्योंकि देखिए बुमराह इसमें नो डाउट स्पेशल है। आप देखें जिस तरीके से 2023 के वर्ल्ड कप में जो कॉम्बिनेशन रहा शामी का और उनका, 2024 के वर्ल्ड कप में जिस तरीके से सिंगल हैंडेडली उन्होंने मैच जितवाए, तो ये बड़ा ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस है। आप इसको कैसे देखते हैं कि बुमराह अगर खेलेंगे तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, नहीं खेले तो क्या इम्पैक्ट होगा, और उनकी इंजरी को लेकर चांसेस क्या है कि वो खेल पाएंगे कि नहीं खेल पाएंगे? देखिए अगर इंजरी को लेके देखा जाए तो काफ़ी डिफरेंट न्यूज़ आ रही हैं। कोई एक मैच का कह रहा है, कोई 2 मैच का, कुछ नॉकआउट स्टेज का भी कह रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर बुमराह नॉकआउट स्टेज पे जाके फिट होंगे तो फिर तो इंडिया के लिए बड़ा इशू होने वाला है।
अगर फर्स्ट मैच के बाद फिट हो जाते हैं, सेकंड खेलते हैं, तो ये इंडिया के लिए खुशाइंद बात है, ठीक है। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि जिस तरह बुमराह अनफिट है अभी, इंग्लैंड का जो सीरीज़ आ रही है इनकी, इन्होंने अभी वनडे स्काउट अनाउंस नहीं किया इंग्लैंड की सीरीज़ के लिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यही 15 मेंबर स्काउट वनडे सीरीज़ के लिए अनाउंस होना चाहिए जो ये किया है। और तीनों मैचेस में अर्शदीप और शामी को ही खेलना चाहिए। और स्पिनर भी जो आपने वहाँ जो प्लेइंग 11 आपने चैंपियन ट्रॉफी के लिए सोच के रखी है वो पूरी खिलानी चाहिए इन्हें वनडे में, ताकि पता चल जाए कि यार ये क्या परफॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि कॉम्बिनेशन ये सीरीज़ में तो शायद बन जाए, आप डायरेक्ट चैंपियन ट्रॉफी में बनाएंगे तो वो नहीं। अभी मैंने T20 स्काउट देखा है इंग्लैंड के खिलाफ जो इन्होंने अनाउंस किया है, उसमें आपने देखें हर्षित राणा को अनाउंस किया हुआ, वरुण चक्रवर्ती को, बिश्नोई को, ठीक है, और शामी को। उसमें भी आपको चाहिए कि कोई प्लेयर तो जो मतलब आपने वहाँ लेके जाने हैं उनमें से अनाउंस करें बीच के अंदर, जो मतलब जिनके मतलब जो अपना शो कर सके कि यार हम खेलने के लिए काबिल हैं, हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ पे भी करेंगे। अब शामी का तो इसलिए अनाउंस होना उन्होंने बनता था कि वो काफ़ी देर बाद आ रहे हैं। मेरे अर्शदीप को भी खिलाना चाहिए T20 भी और वनडे भी इंग्लैंड के खिलाफ, ताकि वो कम्बिनेशन बन सके। बुमराह पहले 2 मैचेस में मेरा नहीं ख्याल वो अवेलेबल होंगे, फर्स्ट मैच में तो खास तौर पे। तो अगर इनकी प्रिपरेशन हुई होगी यहाँ पे इंग्लैंड के खिलाफ खेल के, तो वहाँ पे ये बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। अदरवाइज इनका खेलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा वहाँ पे। और वैसे भी अगर आप देखें ना कि बुमराह जब टीम में होते हैं ना तो इंडियन बॉलिंग एक अलग ही यानी कि लेवल पर होती है और उनकी परफॉर्मेंस डिफरेंस आती है। आप देखें कि जिस तरीके से T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के अगेंस्ट उनकी बॉलिंग थी, जीता हुआ मैच पाकिस्तान को उन्होंने जो है ना डिफीट दे दी। इसी तरह फाइनल में जब मैच हुआ जो ज़ाहिर है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जिस तरीके की उन्होंने बॉलिंग की, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ जो इंडिया के लिए, अब ये तो हमने जो स्क्वाड में जो नेगेटिव चीज़ें थी हमने वो ज़्यादातर हाईलाइट की, यानी कि जो एरियाज थे। लेकिन अगर पॉजिटिव चीज़ों की तरफ आए तो मेरा ख्याल है जो नंबर 1 पॉजिटिव साइन है वो है, एक तो उनका जो मेन ऑलराउंडर है हार्दिक पांड्या, वो बड़े ज़बरदस्त फॉर्म में है। देखिए जिस तरीके से T20 में वो रन्स कर रहे हैं, जिस तरीके से वो बॉलिंग करते हैं, और वो ज़ाहिर है वो टीम का एक इंटेग्रल पार्ट है। तो उनकी परफॉर्मेंस को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि मैं तो उनसे बड़ा इंप्रेस हूँ, मुझे लगता है वो रीढ़ की हड्डी है इंडिया की टीम में। अच्छा, एक तो ये चीज़ है कि उन पे अब वो मतलब वो चीज़ नहीं रही, वाइस कैप्टनसी वाला बोझ नहीं रहा उनके ऊपर, ठीक है। अब वो बिल्कुल रिलैक्स खेलते हैं। और दूसरा वो जिस तरह की फॉर्म में है प्रीवियस T20 में हमने जो देखा है, बड़ी शानदार फॉर्म और बड़ा ज़बरदस्त खेलते हैं कि बॉलिंग भी बड़ी शानदार कर रहे हैं, विकेट्स ले रहे हैं, रन्स भी करके दे रहे हैं। तो ये नंबर 6 और 7 की जो पोजीशन इस तरह के प्लेयर के पास होती है, तो ये बड़ी शानदार पोजीशन होती है, क्योंकि इस पे बहुत कम ऐसी सिचुएशन आती है कि फर्स्ट 20 ओवर्स में ही खेलना पड़ जाए आगे। नहीं तो ये 35 प्लस जाके खेलने आते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में ज़्यादातर हिटिंग की ज़रूरत होती है। तो वो जिस तरह की बैटिंग वो कर रहे हैं, तो ये इंडिया के लिए बड़ा हेल्पफुल होने वाला है। और दूसरी चीज़ ये है कि देखें शामी बड़े अरसे के बाद कमबैक कर रहे हैं, अगर वो फॉर्म में आ जाते हैं और बुमराह फिट हो जाते हैं फिर तो उनका बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन बन जाएगा फास्ट बॉलिंग का। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप दुबई के ट्रैक देखें, वहाँ पे फास्ट के लिए भी अर्ली ऑन मदद होती है, जैसे जैसे मैच प्रोग्रेस करता है स्पिनर के लिए भी होती है। तो स्पिनर में इंडिया के पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें ज़ाहिर है अगर आप देखें तो कुलदीप यादव उनका ट्रम्प कार्ड है, वो आपको विकेट लेके देते ही देते हैं, ठीक है। बड़ी यानी कि स्ट्रगल करते हैं बैटर उनके अगेंस्ट। और 3 टीम्स हैं जिनके अगेंस्ट उन्होंने खेलना है, एक पाकिस्तान, एक बांग्लादेश, एक न्यूजीलैंड, और तीनों टीम्स ही स्पिन के अगेंस्ट लूज हैं। और कुलदीप यादव का रिकॉर्ड वैसे ही बेहतरीन है। आपने देखा कि जब कुलदीप यादव 2024 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में फिल साउट अटैक कर रहे थे, उसकी आगे विकेट ली उन्होंने, बड़ा बेहतरीन पूरे टूर्नामेंट में बॉल करते हुए दिखाई दिए, खासतौर पर जब वेस्ट इंडीज में गए। जब तक यूएसए में खेलते रहे तो नो डाउट उधर तो पेसर फ्रेंडली पिचेस थी और वो उधर स्पिनर का कोई किरदार नहीं था। उधर इंडिया जो है जस्ट एक स्पिनर से जाता रहा, फास्ट बॉलर प्रेफर कर रहा था, तो इसलिए दुबई में उनका किरदार अहम है। और ये कल की स्टेटमेंट है कि वो इंजरी से रिकवर होकर उनको शामिल किया गया है। अगर ये इंजर्ड होते तो जहाँ तक इनकी जगह फिर वरुण चक्रवर्ती को प्रेफर किया जाता। तो असल में मैं ये समझता हूँ कि इंडिया के जो प्लस पॉइंट होंगे ना वो ये है कि इंडिया के जो ग्रुप में तीनों टीम्स हैं वो स्पिनर के अगेंस्ट लूज है। और इंडिया, मुझे जो माइंडसेट लग रहा है जिस तरीके से उन्होंने स्क्वाड अनाउंस किया है, इंडिया 3 फास्ट और 3 स्पिनर से जाएगा। यानी कि फास्ट से मेरी मुराद ये है कि 2 फास्ट और 1 हार्दिक पांड्या, और 3 फास्ट में 2 ऑलराउंडर और 1 सिंपल। ये मुझे समझ आती है कि इस तरीके से जो है ना वो जाएगा। आप इसको कैसे देखते हैं? अच्छा, आप जो बताया ये इसी तरह ही जाएगा, सेम स्काउट सेम प्लेइंग 11 होगी। 2 फास्ट, 1 हार्दिक पांड्या, 2 स्पिनर रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव, और 1 वाशिंगटन सुंदर या अक्षर पटेल में से कोई होगा, ठीक है। 3 स्पिनर और 3 फास्ट हो जाएंगे, यानी कि 60 ओवर करने वाले बॉलर होंगे आपके पास। तो किसी को मार पड़ती है तो बीच में से हो जाएगा। लेकिन इसमें इशू ये है
कि दुबई की जो पिचेज़ हैं वो उस पर टॉस पे भी बड़ा डिपेंड करती हैं। मिसाल के तौर पे अगर टॉस जीत देता है, ठीक है, तो अगर ड्यू फैक्टर आता है तो फिर तो टॉस जीतने वाला आपको पता है बैटिंग बॉलिंग की तरफ जाएगा। और इशू ये आ रहा है, इंडिया भी तो स्पिन पे बड़ा लूज है पिछले इतने अरसे से। नहीं, वो असल में मसला ये है कि आपकी बात ठीक है, इंडिया स्पिनर के अगेंस्ट लूज है, लेकिन आप देखें ना कि स्पिन अटैक जो है बांग्लादेश को तो आप किसी खातर में ना लाएं इंडिया के अगेंस्ट, उनकी जो परफॉर्मेंस है। अच्छा, पाकिस्तान के पास अब ज़ाहिर है ये बरार को वो फर्स्ट टाइम खेलेंगे, ठीक है, और इसके अलावा ज़ाहिर है पाकिस्तान जो है वो दूसरा सुफियान मुकीम है। अब पाकिस्तान भी का मसला ये है कि क्या पाकिस्तान 2 स्पिनर और एक सलमान अली आगा से जाएगा, ये बड़ा मसला है। लेकिन इन स्पिनर्स के अंदर मुझे नहीं लगता इतनी कैपेसिटी है कि वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकेंगे, क्योंकि इंडिया को अगर आप देखें ना, वो वाज़े तौर पे आपको स्ट्रगल करते हुए नजर आएंगे लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के अगेंस्ट। वो न्यूजीलैंड के पास है, तो 3 में से सिर्फ एक टीम ऐसी है जो इन्हें प्रॉब्लम कर सकती है, 2 के अगेंस्ट तो वो कंफर्टेबल होंगे। देखिए कंफर्टेबल होंगे, लेकिन अगर कोई इशू आता है वो पाकिस्तान के साथ स्ट्रगल करते हैं और पाकिस्तान से मैच कहीं लूज़ हो जाता है उनसे पाकिस्तान का मैच, तो आगे न्यूजीलैंड वाले मैच में मुझे समझ लें कि 80% चांस है न्यूजीलैंड के मैच जीतने के। वहाँ पे न्यूजीलैंड से मैच जीतना आसान नहीं होगा इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया को आप देखें, इंडिया को उन्होंने इंडिया में भी फंसा लिया था। जो 2023 का वर्ल्ड कप हुआ उसमें उन्होंने इंडिया को वहाँ पे भी फंसा लिया था 270 करके। तो वो वाहिद मैच था जिसमें इंडिया इतनी स्ट्रगल करता नज़र आया था फाइनल के अलावा। तो मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड के खिलाफ उसे जीतना बहुत मुश्किल होने वाला है। पाकिस्तान के खिलाफ अगर वो बेहतर परफॉर्म करके मैच निकाल लेता है तो एक अलग चीज़ है, अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ मैच लूज कर गया तो वो बहुत मुश्किल है उसके न्यूजीलैंड के खिलाफ जीते वो। अच्छा, आप इसको कैसे देखते हैं कि भाई यानी कि अब इंडिया के पास स्पिन डिपार्टमेंट उसका स्ट्रांग है, ठीक है, उन्होंने रखा भी इसीलिए है कि जो दूसरी टीम्स हैं वो सब स्पिनर के अगेंस्ट लूज है। तो आपको क्या लगता है कि वो यानी कि इस चीज़ का वाकई एडवांटेज ले पाएंगे या वो खुद भी स्ट्रगल करेंगे स्पिन के अगेंस्ट? नो डाउट कि उनके बैटर को कुछ थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, पर मेरा ये कहना है 2023 के वर्ल्ड में 2 दफ़ा न्यूजीलैंड के आमने सामने आए, दोनों दफ़ा इंडिया ने इनको डिफीट दी। और आप देख लें विराट कोहली जब पूल में आया था लीग मैच में, जब भी वो एंड तक खड़े रहे, ठीक है, उस मैच में इंडिया को एक टाइम पे ऐसा लगा कि इंडिया को डिफीट हो सकती है कि जब विराट कोहली अगर निकल जाते। और जब सेमीफाइनल की बात आई तो वो तो वन साइडेड ही, आप देखेंगे इतना रन मार दिया शुभमान गिल और विराट कोहली की जो पार्टनरशिप थी 150 प्लस रन की, ठीक है, सेकंड में बेहतर खेलते हुए दिखाई दिया वो। न्यूजीलैंड ने बड़ा जबरदस्त बैटिंग की सेकंड इनिंग्स में, वो तो रन ही एक्स्ट्रा हाँ ऑर्डिनरी जी। था। और जहर मुंबई में हालात ही ऐसे थे, टॉस बड़ा फैक्टर था, वो यही तो बात कर रहे हैं कि टॉस फैक्टर यहाँ पर भी होता है दुबई में। मुझे नहीं लगता 50 ओवर में अब इतना ये है कोई कि हो। जो फरवरी में मैच है, हाँ जी, अब इसके ऊपर क्या कंडीशन होती है, ज़रा ये तो जब मैचेस होंगे तो पता चलेगा, क्योंकि अगर नाइट में वो ड्यू फैक्टर आएगा तो ज़रा बॉलर स्पिन बॉलर स्ट्रगल नहीं वो करते तो हैं। करते हैं, पर इसमें अब ये वो देखा ना फरवरी में हम तो ज़्यादातर T20 हो रहे हैं दुबई में, अभी हमने देखा है जो कोई मैच 3 बजे लगता है पाकिस्तानी वक्त में, अभी कोई 7 साढ़े 7 बजे रात को, तो नो डाउट ड्यू आती है। पर मेरा ये कहना है कि शायद ड्यू फरवरी में ना आती हो, क्योंकि उधर वो रहती तो गर्मी है, नो डाउट कि दुबई में जो है वो 4 डे ही होता है, खासतौर जून जुलाई में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो इसलिए 50 ओवर में इतना कोई असर नहीं होगा, क्योंकि अगर ड्यू आएगी वो तो पहले से पता चल जाएगा कि कंडीशन क्या दुबई की। अच्छा, आप यानी कि इस इंडिया के स्क्वाड को देखते हुए कि कहाँ रेट करते हैं इंडिया को एज अ टीम इस यानी कि चैंपियन ट्रॉफी में? सेमीफाइनल तो पक्का है। अच्छा, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए मैं वही बात करूँगा कि अगर जसप्रीत बुमराह फिट नहीं ना होते तो सेमीफाइनल में नहीं जाएगा इंडिया। तो व्यूअर्स देखते हैं कि जब चैंपियन ट्रॉफी स्टार्ट होगी तो क्या बनता है। ज़रा एक ओपिनियन है हमसा की कि भाई इंडिया डेफिनेटली सेमीफाइनल के लिए जाएगा, और आमिर ने एक कंडीशन रखी है कि अगर जसप्रीत बुमराह फिट ना हुए तो फिर इंडिया का जो सेमीफाइनल में जाना है वो मुश्किल हो जाएगा। तो देखते हैं, हमने एक थोरो एक कंप्लीट एक कम्प्रीहेंसिव जो एनालिसिस है वो इस स्क्वाड पे दिया है। बाकी आपके ऊपर है, आप अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, आप हमसे एग्री कर सकते हैं, आप डिसएग्री कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।